जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं हम। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ कर रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। Required. Prepare the extracts relevant to above transactions from KL's statement of financial position and comprehensive income for the year ended 31 December 17 in accordance with IFRS। चेक करते हैं कौन से IFRS से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट्स मांगे गए हैं। कहता है ऑन फर्स्ट में 17 कैंगरू लिमिटेड एक्वायर्ड फॉलोइंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। हमने एक्वायर किए हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, मींस हमने इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट ए, इन्वेस्टमेंट बी। परचेज प्राइस रुपीज इन मिलियन 100 मिलियन एंड 150 मिलियन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 मिलियन की, 3 मिलियन की और टोटल हो गया 102 और 153 का खर्चा किया। इन्वेस्टमेंट ए was designated as measured at fair value through profit and loss default treatment, where investment B was irrevocably elected at initial recognition as measured fair value through other comprehensive income। जो A है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और जो B है वो थ्रू OCI हो गया। इन अक्टूबर 17, पहले हमने मई में की है जी, फिर अक्टूबर 17 में केएल अर्न डिविडेंड ऑफ 12 मिलियन एंड 9 मिलियन इन्वेस्टमेंट ए एंड इन्वेस्टमेंट बी। 12 मिलियन और 9 मिलियन की हमें डिविडेंड इनकम मिल गई। 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट ए एंड 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट बी वर सोल्ड फॉर 23 मिलियन और 50 मिलियन रिस्पेक्टिवली इन नवंबर के शुरू में हमने बेच दी कुछ इन्वेस्टमेंट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज पेड एट 2%। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी देनी पड़ी हमें 2%। एट 31 दिसंबर 17 ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आर गिवन बिलो। बाकी की जो थी उनकी फेयर वैल्यू दे दी उसने। कहता है फेयर वैल्यू है 105 और 130 और ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन डिस्पोजल होगी 2.1 और 2.6 और नेट करके हमें पैसे मिल जाएंगे 102 और 127। 105 में से 2.1 निकाल कर उसने 102 दे दिया और 130 में से 2.6 निकाल के 127 दे दिया। और हमें कहा कि चलो शुरू हो जाओ और एक्सट्रैक्ट्स बना दो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ यूं है कि आपको ईयर एंड पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं देखना होती है कि कितनी लगेगी, हुई तो नहीं है ना, तो फिर नेट अमाउंट भी नहीं आएगी। तो ये दो हो गई इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर अस। एक्सट्रैक्ट्स कहा गया है हमें, मींस हम बताएं खर्चे कितने कितने हुए, हम बताएं कि OCI अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में कितना कितना गया और कैसे कैसे मूव हुआ। लें जी, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए अभी हम जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड हमें नहीं है। हम परफॉर्म ज़रूर कर लेंगे जर्नल एंट्रीज, लेकिन अभी रिक्वायर्ड नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें एक पेज के ऊपर एक्सट्रैक्ट्स बना देने चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कंपनी का नाम है कैंगरू लिमिटेड। कैंगरू लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स एज एट 31 दिसंबर 17 और हमें रुपीज़ इन मिलियन में डाटा दिया हुआ है तो हम भी रुपीज़ इन मिलियन ही लिख देंगे। एक्सट्रैक्ट्स में आपके पास एसेट्स भी आएंगे
आपके पास करंट नॉन करंट हो सकते हैं, आपके पास इक्विटी से रिलेटेड चीज़ें भी आएंगी जिसमें फेयर वैल्यू रिजर्व वगैरह आ जाता है। फिर उससे अगली चीज़ आपको बनानी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स। आपको जस्ट फॉर्मेट बनाकर छोड़ देना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स आप बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। इसके अंदर एंड पर आप क्या कर दें, पेज के बिल्कुल एंड पर नज़दीक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिख दें। यह आपका क्या होगा, फॉर्मेट बन गया। अब आपको जल्द अज जल्द चीज़ों को क्या करना है, पूरा करना है। आपको पता है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस हो, इन्वेस्टमेंट्स अपनी क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर लिखी जाती हैं। वो अपनी क्लोजिंग फेयर वैल्यू के ऊपर लिखी जाती हैं। तो आपको सबसे पहले अपने मैक्सिमम मार्क्स पूरे करने हैं इन्वेस्टमेंट्स। आपने यहीं पर वर्किंग करनी है और कहना है 105 की एक और 130 की एक, बाकी की रिमेनिंग जो मेरी फेयर वैल्यू बच गई है वो ये होगी। 235 की मेरी इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी। अब यहां पर 235 ऐसे ही नहीं करना, जल्दी नहीं मचानी हमें। हमें बताना है कि नॉन करंट एसेट में कितना और करंट एसेट में कितनी, क्योंकि दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। नॉन करंट एसेट की भी इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी और करंट एसेट की भी इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी, तो दोनों जगहों पे इन्वेस्टमेंट आ रही होगी। इन्वेस्टमेंट्स, अब यहां पर आपको देखना है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस ए वाली है, यानी वो करंट में आएगी। ए की करंट में 105 और बी की थ्रू ओसीआई या लॉन्ग टर्म के हिसाब से 130 नॉन करंट। इस तरीके से आप लिख देंगे। आपने क्लोजिंग वैल्यूज को प्रॉपरली जगह के ऊपर लिख दिया। अब आप बाकी की ट्रांजैक्शंस को क्या करें, पढ़ते जाएं और साथ साथ करते जाएं कि आपने इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट की जो थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है, उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 की आपका एक्सपेंस होगी। पहले की एंट्री आपकी ये हो गई इन्वेस्टमेंट डेबिट 100 के साथ और कैश क्रेडिट। 2 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। 2 मिलियन का आप एक्सपेंस में जाके लिख दें कि आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स कमीशन एक्सपेंस या फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 मिलियन की ये आ जाएगी। अभी फाइनल ना करें, यहाँ पे फाइनल ना लिखें, यहाँ पे करके लिखें। समरी हो सकता है दूसरे की किसी और चीज़ की भी आपको आना हो। तो आपने पहला काम ये किया, आपने रिकॉर्डिंग की, फिर आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट की डीलिंग की, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट बी 150 की भी और उसमें प्लस हो जाएगी 3 की इन्वेस्टमेंट, इसमें 153 की आएगी। इन्वेस्टमेंट है ए हैज़ डेजिग्नेटेड मैयर, ये तो उसने इन्फॉर्मेशन दी है, ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन है। इन अक्टूबर 17 डिविडेंड हमें 12 मिलियन का भी मिला और 9 मिलियन का भी मिला, तो ये डिविडेंड इनकम हमारी आ जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमारी डिविडेंड इनकम आ गई 9 मिलियन जमा 12 मिलियन, 12 जमा 9 21, ये हमारी डिविडेंड इनकम भी हो गई। नेक्स्ट 20% इन्वेस्टमेंट ए और 30% इन्वेस्टमेंट बी सोल्ड किया है 23 मिलियन की और 50 मिलियन की। इसका मतलब है कि हमें कोई गेन या लॉस आया होगा। अब अगर हम यहां पर
इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लें तो हमारे लिए बड़ा आसानी हो जाएगी कि डील हम 20% और 30% आराम से कर लेंगे। तो हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी बन जाए तो अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट ए और इन्वेस्टमेंट बी, ताकि हमें गेन या लॉस आसानी से मिल जाए। पहली ट्रांजैक्शन हमने की थी मई में, 1 मई 2017 को, 1 मई 2017 को। इन्वेस्टमेंट ए डेबिट बैंक क्रेडिट कितने के साथ? 100 मिलियन के साथ। ये मेरी 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट 1 मई को पड़ी हुई है। और दूसरी बी थी, मैंने 1 मई को किया था इन्वेस्टमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। इसके अंदर मुझे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ऐड करनी थी, 150 जमा 3, 150 जमा 3 153। अब हम आराम से कह सकते हैं कि हम नवंबर में इनको गेट आउट बोलें। 20% इन्वेस्टमेंट आउट हो रही है, तो 20% 100 का, ए का 20%, यस ए का 20%। तो डिस्पोजल आपकी मई में नवंबर में हुआ है, यस नवंबर में, 1 नवंबर 17 को डिस्पोजल हो गई हमारी 20%। इसका मतलब है जो सी चीज़ गेट आउट होनी थी वो 20 की थी, और 20 की चीज़ जाकर हमें पैसे आए हैं 23। इसका मतलब है 3 का हमें क्या हुआ होगा? गेन हुआ होगा, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम अपना शॉर्टकट यूज़ करेंगे, 23 मिलियन की सेल प्रोसीड माइनस बुक वैल्यू उसकी 20 की, तो 3 का हमें क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। नेक्स्ट, ये ए डील हो गया। अब बी को डील करते हैं। कहता है 30% ऑफ बी, 30% ऑफ बी। तो हम 1 नवंबर 17 को 30% ऑफ बी डिस्पोजल में डाल देते हैं। डिस्पोजल 30%, तो 30% बनेगा कितना? 153 इंटू 30%, कितना डिस्पोजल हो रही है? 153 इंटू 0.3, 30%, 45.9, 45.9 या 46 हम बोल देते हैं, 46 की डिस्पोजल हो गई। 46 वाली चीज हमारी डिस्पोज ऑफ हो गई कितने में? 50 में। 46 वाली चीज हमारी 50 में डिस्पोज ऑफ हो गई। $50 मिलियन में। तो इसका भी हमें गेन हुआ होगा। 40 वाली चीज 50 में चली गई, सेल प्रोसीड माइनस बुक वैल्यू। तो यहां से भी हमें 4 का गेन हो गया, तो हम 3 जमा 4, टोटल 7 का गेन यहां पर शो कर देंगे, गेन ऑन डिस्पोजल। तो यूं हमें बड़ा आसानी से क्या होगा? मिल जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज हम फिर से मिस कर गए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वर पेड 2%। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी 2% पे की है, तो 2% इनका 23 मिलियन और 50 मिलियन का 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमें अपना नेट ऑफ करना है अपनी सेल प्रोसीड्स में। तो हम यहाँ पर 20% डिस्पोजल जो हुई है उसकी और 30% जो डिस्पोजल हुई है उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकालते हैं और उसको डील करते हैं। 20% बिक गया है 23 मिलियन का और दूसरे 50 मिलियन का, तो इसका 2%, इसका 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी, वो भी हमें लेस करना होगा गेन मालूम करते हुए। तो 23 ज़रब 0.02, 0.46,
0.46, और इसको भी 46 नहीं करते हम, फिर एग्जैक्टली ले जाते हैं पॉइंट्स के अंदर बात करते हैं। तो वो 46 ये रहने दे, 50 का 20%, 50 इंटू 0.2 10 नहीं 0.02% है बेसिकली, 0.02 1 ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ गई इसकी 1। इसका मतलब है मुझे 23 हासिल नहीं हुए, 23 में से 0.46 लेस करके हासिल होंगे। तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा और अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। मैं वर्किंग को 23 माइनस 20 माइनस 0.46, 23 में से खर्चा हो रहा है 0.46 का, ये वाला। और दूसरी साइड पर 50 माइनस 46 माइनस 1, जो मेरी ट्रांजैक्शन हो रही है 50 में से एक नेट ऑफ मैं कर रहा हूं, मींस मुझे 49 हासिल हो रहा है। 23 में से 0.46 या 0.5 आप राउंड में कर लें, 0.5 कर लें, इक्वल टू 0.5, ताकि मिलियन में काम ज़रा आसानी से हो जाए। 0.50 इक्वलेंट, तो अगर हम यहाँ पर 0.5 कर देते हैं इक्वलेंट, तो ये 0.5 हो जाएगा। तो ये दोनों हमारी वर्किंग आ गई, और अब हम इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं और हमारा एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाएंगे। 23 में से 0.5 गए तो मुझे नेट हासिल हुआ 22.5, और 20 उसकी थी बुक वैल्यू, तो 2.5 मुझे 1 हासिल हुआ, और 50 में से एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट मुझे नेट 49 हासिल हुए, माइनस 46 3 यहाँ पर हासिल हुआ। तो मेरा 5.5 का गेन हासिल हुआ मुझे, राउंडिंग ऑफ करके। तो कोई मसला नहीं होता, पेपर के अंदर बारहा दफा ऐसा होता है कि आप कोई चीज मिस कर जाते हैं, तो उसको ठीक करना आपको आना चाहिए। तो इसको चूंकि हमें नेट ऑफ करके ही देखना होता है कि हमें नेट गेन कितना हुआ, इस वजह से मैंने इसको एक्सपेंस में नहीं एडजस्ट किया। अदरवाइज इसको दूसरी तरीका कर एक्सपेंस में भी एडजस्ट करने का हो सकता था। अब यहां पर आखिरी चीज हमारी रह गई है कि फेयर वैल्यू गेन कितना और फेयर वैल्यू लॉस कितना। वो हमारा जब तक हम लेजर नहीं सही तरह से बनाएंगे हमें नहीं पता चल सकता। कैरेट डाउन मेरा आ गया 105 CD ए का और 130 CD बी का। तो लेजर बहुत इंपॉर्टेंट था, लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर भी। अब मैं बैलेंसिंग करूंगा अपना, एक साइड पर 125, दूसरी साइड पर 100, तो यहाँ पर मेरा 25 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट ए डेबिट, फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। दूसरी साइड पर क्रेडिट साइड है मेरी 46 प्लस 130 176 की, डेबिट साइड है 153 पर 23 का गेन, और इसको मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट बी डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व थ्रू OCI क्रेडिट। तो ये दो एंट्रीज हैं हमने जुबानी की। अब फेयर वैल्यू गेन मुझे अदर इनकम में लिखना है, यहां पर मैं लिख दूंगा फेयर वैल्यू गेन है, मुझे फेयर वैल्यू गेन भी आया है कितने का, 25 का। और इसके अलावा अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में भी मुझे लिखना है फेयर वैल्यू रिजर्व, जो कि OCI से अदर कंप्रीहेंसिव इनकम से होता हुआ इक्विटी में जाके हिट करेगा कितना, 23 का। तो पहला साल है तो मेरा इक्विटी का बैलेंस भी कितना होगा, 23 ही होगा। और मैं यहां पर भी यही चीज मेंशन करूंगा, फेयर वैल्यू रिजर्व 23, क्योंकि अगर मैं फेयर वैल्यू रिजर्व का अकाउंट बना दूं, लेजर बना दूं, तो उसके अंदर क्लोजिंग 23 ही आएगा।
फेयर वैल्यू रिजर्व 31 दिसंबर 17, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट 23 से और मेरा क्लोजिंग 23 आ गया। ये वाली चीज मेरी OCI में जाती है, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में, और ये वाली चीज मेरी बैलेंस शीट में इक्विटी में जाती है, क्लोजिंग। कोई चीज रह तो नहीं गई? क्या हमने सारे ईयर एंड तक पहुंच गए? यस, हम ईयर एंड तक पहुंच गए। और इस तरीके से मेरे एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे और स्पीडीली एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे। ये CD में ऑलरेडी पहले ही लिख चुका हूँ, ये आ गया। ये वाला CD में ऑलरेडी पहले ही लिख चुका हूँ, ये आ गया। एक CD आखिरी फेयर वैल्यू रिजर्व का मैंने ये वाला CD ये लिख दिया, तो मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पूरी हो गई। और मैं इनकम को साथ साथ क्या करता रहा हूँ, डील करता रहा हूँ। कोई जल्दी हो गई, कोई थोड़ा सा टाइम लेकर। कमीशन एक्सपेंस 2 का हमने इनर साइड पर लिखा था, इसको भी आउटर ले आए और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। हमने देखा और क्वेश्चन करते हुए हमें पता चला कि हम मिसिंग कर गए थे दरमियान में क्या चीज़ भला, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। मींस एडजस्टमेंट को मुकम्मल पढ़ना चाहिए ताकि पहली दफ़ा ही चीज़ क्या हो जाए, ठीक हो जाए। समहाउ अगर चीज़ नहीं भी ठीक होती, कोई चीज़ मिसिंग हो गई, बाद में पढ़ लिया तो उसे रीएडजस्ट कर लें। आपके लिए, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मज़ीद मैं इसको क्या करने लगा हूं, डिस्पोजल अकाउंट बनाने लगा हूं आपके लिए। डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल में क्या होता है, कैश आया कितने का, 23 का, कैश ऑफ ए। डिस्पोजल हुई फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ए की डिस्पोजल हुई जो कि आई थी हमारी 20 की। फिर मेरा कैश गया ट्रांजैक्शन कॉस्ट का 0.5 का, पहली। ये मेरी ए वाली ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। कैश बी का आया 50, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट बी की आई मेरी डिस्पोजल डेबिट और इन्वेस्टमेंट बी क्रेडिट, वो थी 46 की, ये वाली। मुझे कैश पे करना पड़ा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कमीशन देनी पड़ी 1 की। अब यहां से गेन या लॉस भी ऐसे भी आप निकाल सकते हैं जल्दी जल्दी काम करके। और अगर मैं अपनी डेबिट साइड देखूं, 20 जमा 0.5 जमा 46 जमा 1, 67.5 डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड है 23 प्लस 50 माइनस 67.5, 5.5 मेरा आंसर आ गया। 5.5 का गेन जो कि सौकी में जाना है। चूंकि दोनों के ऊपर गेन था, इस वजह से हमने एक ही जगह पे कर दिया, अदरवाइज दोनों के डिस्पोजल अकाउंट आप अलग-अलग बना सकते हैं। तो अगर एक एक ट्रांजैक्शंस को आप साथ साथ डील करते जाएं तो कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप एक्सट्रैक्ट्स डायरेक्टली बना लें विदाउट मेकिंग द जर्नल एंट्रीज।